गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप सब? वही हमेशा की तरह मस्त स्वस्थ होंगे। मैं मयंक सर बच्चों स्वाभिमान नीट एकेडमी की ओर से आज जो अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट 4th लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब तक बच्चों अपन इस चैप्टर में जो लास्ट आपको लेक्चर करवाया था उसमें अपन ने कार्डियक साइकिल के बारे में स्टडी कर ली थी। कार्डियक साइकिल में बताया था वो डायस्टोल और सिस्टोल के बारे में बच्चों स्टडी की थी और हमने कहा था कि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। इसमें वैसे अपन ने 3 इवेंट बताए थे, जॉइंट डायस्टोल बताया था, फिर ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल अपन ने बताया। उसी में अपन ने हार्ट साउंड के बारे में बताया था। 2 टाइप की साउंड थी, लब एंड डब। अब कब आती है, क्या ड्यूरेशन था, उस पर भी डिस्कस किया था। देन एक कार्डियक आउटपुट वाला पॉइंट उठाया था कि पर मिनट हार्ट के ईच वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड की अमाउंट, वो कार्डियक आउटपुट था जिसे अपने हार्ट बीट को मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम से जब करते हैं तब वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए बताया था कि सिंगल स्ट्रोक एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना ब्लड निकलेगा वो तो स्ट्रोक वॉल्यूम था, 1 मिनट में कितना निकलेगा वो कार्डियक आउटपुट था। उम्मीद है अच्छे से अपन ने वो लेक्चर समझ लिया होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट आज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं और ये हार्ट वाला जो पार्ट है वो पूरा आज अपन कर लेते हैं। तो आज बच्चों अपनी हेडिंग है ईसीजी। इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ईसीजी बच्चों जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो ईसीजी है क्या, जनरली अपने को पता ना, वो वेव्स जो अपन देखते हैं कई बार टीवी टेलीविजन मूवी सीरियल में अपन देखते हैं, ये वाली जो वेव्स आती है कंप्यूटर मॉनिटर में आती है वो एक्चुअली में ईसीजी है बच्चों। तो ईसीजी में पहले 2 वर्ड देख लेना कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान रखना बच्चों, कार्डियोग्राफ जो वर्ड लिखा हुआ है यहां कंफ्यूज मत होना। ग्राफ यहां रिप्रेजेंट करता है उस मशीन को, वो मशीन जिससे अपन ईसीजी करते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जो ग्राफ अपने पास आएगा, ये वाला जो ग्राफ आता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हृदय की विद्युतीय क्रियाकलापों का आरेखीय निरूपण। तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। उस मशीन को बच्चों क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों मेजर करता है विभवांतर को, कि विद्युतीय क्रियाकलाप या जो कार्डियक साइकिल होती है, जो आपका हृदय धड़कता है सिस्टोल डायस्टोल, उसके जो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है उन्हें मापने का काम बच्चों कौन करता है? ईसीजी। अब ईसीजी में क्या होता है, पहली बात अपने सिलेबस में बच्चों स्टैंडर्ड ईसीजी दे रखा है, एक मानक ईसीजी के बारे में बता रखा है, नॉर्मल ईसीजी। और बच्चों अगर हृदय की डिटेल हार्ट की स्टडी करनी होती है तो उसमें बड़े ईसीजी के लेवल पे यूज करते हैं, जिसमें कई वो इलेक्ट्रिक लीड चेस्ट से जोड़ दिए जाते हैं। देखा ना, कई वो लीड जोड़ दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड ईसीजी में बच्चों हम कितनी इलेक्ट्रिक लीड यूज करेंगे? केवल 3 इलेक्ट्रिक लीड तार, विद्युतीय तार अपनी बॉडी से जोड़ दिए जाते हैं, जिसमें 2 तो बच्चों जोड़ते हैं अपनी रिस्ट पे, कलाई पे, एक लीड इधर एक इधर। तो 2 तो रिस्ट पे, एक जुड़ता है बच्चों लेफ्ट एंकल पे। बायां जो टखना है, एंकल टखना, वो घुटना होता है, घुटना अलग है, डिफरेंस पता ना, घुटना टखना। लेफ्ट एंकल पे एक लीड जुड़ी और 2 जुड़ गई रिस्ट पर, टोटल 3 इलेक्ट्रिकल लीड जोड़ी जाती है, वो एक स्टैंडर्ड ईसीजी बच्चों होता है। अब लीड जोड़ने से पहले कंडक्टिंग जेली लगाई जाती है। ये क्या होता है कि डॉक्टर क्रीम सी लगाता है ऑइंटमेंट, वो क्रीम लगाने के बाद उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिकल लीड जोड़ता है, उस जेली क्रीम को बच्चों बोलते हैं कंडक्टिंग जेली। इस जेली से जो कंडक्शन है वो फास्ट होता है और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा क्लियर आता है बच्चों। और इस मानक ईसीजी में अपने पास 5 तरंगें प्राप्त होती है, जिन्हें अपन बोलते हैं P, Q, R, S और T। ये 5 वेव्स ड्यूरिंग स्टैंडर्ड ईसीजी। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ तो क्या है? मशीन। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बच्चों क्या है? हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब अपन बात करें किसकी? स्टैंडर्ड ईसीजी की। मानक ईसीजी में 3 इलेक्ट्रिकल लीड यूज करते हैं
और वो 3 जो तार है, जो लीड है, वो 2 तो बच्चों कहां से जुड़ी, रिस्ट से, और एक कहां जुड़ा, लेफ्ट एंकल से। उसमें कितनी वेव्स, 5 वेव्स अपन ऑब्टेन करते हैं। तो इसको मैं पहले समझा दूं कि कैसे वो 5 वेव्स बच्चों ईसीजी में अपने पास आ रही है। ये 5 वेव्स जैसे सीधा समझने के लिए एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों एक डायग्राम, उससे अपन समझ लेंगे उसको। मैं वो थोड़ा इजी इसको अपन करते हैं। तो यहाँ ये पी वेव, पी है, देन क्यू आर एस टी और फिर से पी वेव्स। तो 0 के ऊपर ये पॉजिटिव और नीचे बच्चों नेगेटिव। तो पहली चीजें देख लो, 0 के ऊपर 3 वेव्स है, पी आर और टी, पी आर टी। ये 3 तो बच्चों कैसी वेव्स बोल सकते हैं इनको, पॉजिटिव वेव्स, धनात्मक तरंगें। और 0 के नीचे Q और S, तो Q और S को बच्चों बोल देंगे नेगेटिव वेव्स। तो PRT पॉजिटिव है और Q और S कैसी है, नेगेटिव वेव्स। अब देखो एक्चुअल में है क्या, तो पहला बच्चों दिमाग में क्लियर करो कि ECG जो है, ECG वो एक्चुअल में कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हृदय चक्र की जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स है, उन्हें निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है। अब देखो कार्डियक साइकिल में बच्चों कौन कौन सी स्टेज आई थी, पता है अपने को। सबसे पहले हम बात कर रहे थे ऑरिकुलर डायस्टोल की, सबसे पहले ब्लड ऑरिकल में आया था, वही सीक्वेंस। फिर ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और इससे भी अपन ने बताया था कि वेंट्रिकुलर और ऑरिकुलर डायस्टोल को संयुक्त रूप से बच्चों बोला था जॉइंट डायस्टोल। तो उससे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बोर्ड पे आओ, ये सबसे पहले यहां से इस पॉइंट से बच्चों बिल्कुल सीधा सा है, इस पॉइंट से चल रहा हूं मैं, यहां से यहां, ये वाला। तो पहली स्टेज है ऑरिकुलर डायस्टोल, वो इस चारों सीक्वेंस में रखनी है। अब मेन जो पी वेव्स है ये बच्चों, ये पी वेव्स, तो यहां से यहां ऑरिकुलर डायस्टोल, ये आ गया ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर डायस्टोल के बाद क्या आ गया, ऑरिकुलर सिस्टोल। तो जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ऑरिकुलर सिस्टोल को। तो ऑरिकुलर सिस्टोल होती है सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। फिर अगली स्टेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बच्चों क्यू आर और एस, ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है। और फाइनली ये टी वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट करेगी। और टी और पी के बीच का ये जो गैप है, इसे अपन बोल देंगे जॉइंट डायस्टोल। फिर से सुन लो, बस वो चारों स्टेज इवेंट्स आपको सीक्वेंस में याद रखनी है, जो अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। सबसे पहले ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो देखो कुछ नहीं करना, बोर्ड पे देख लो सीधा, यहां से चल रहे हैं ऑरिकुलर डायस्टोल, फिर बच्चों ऑरिकुलर सिस्टोल। तो पी वेव्स क्या दिखाएगी, ऑरिकुलर सिस्टोल को। फिर कहां है, वेंट्रिकल में, तो Q R S, ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। T वेव्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद कौन आएगा, ऑरिकुलर डायस्टोल। तो बीच का जो बच्चों स्पेस है T और T के बीच का, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल दोगे, जॉइंट डायस्टोल। ये अलग अलग इसकी वेव्स और इवेंट्स। अब अपन एक एक वेव्स को बच्चों यहां से उठाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पी वेव्स की। पी जो तरंग है वो किसे प्रदर्शित करती है, और उससे पहले मैं एक बात बता दूंगा बच्चों, देख लो बोर्ड पे, देख लो ढंग से। सिस्टोल, अब जैसे आपसे ऐसे पूछते कि एक्टिव स्टेज सिस्टोल होगी कि डायस्टोल होगी, पिचकना एक्टिव है कि फैलना, कॉन्ट्रैक्शन, मसल में कॉन्ट्रैक्शन तो सिस्टोल के टाइम होगा। तो सिस्टोल एक तरह से एक्टिव है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो सिस्टोल को ही एक वर्ड और देते हैं, डीपोलराइज। तो डायस्टोल एक तरह से पोलराइज या रीपोलराइज बोल सकते हो। तो सिस्टोल जो स्टेज है वो एक्टिव होती है बच्चों, उसी को बोलते हैं डीपोलराइज्ड। अरे नर्वस सिस्टम में आता है ना, विध्रुवित अवस्था। तो जो विध्रुवित है बच्चों, सक्रिय या एक्टिव स्टेज को अपन क्या बोल देते हैं,
डीपोलराइज। तो यहां ईसीजी में कार्डिक साइकिल में जो सिस्टोल होगा वो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब डीपोलराइज्ड है, और डायस्टोल जो है वो रिलैक्स है, शिथिल है, और सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक्टिव है। तो सिस्टोल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? डीपोलराइज से। अब आओ बच्चों, पहली वेव टी वेव्स, टी तरंग क्या रिप्रेजेंट करेगी? आ जाओ बोर्ड पे। तो यहां से यहां ऑरिकुलर डायस्टोल था, टी तरंग किसके लिए आ रही है? ऑरिकुलर सिस्टोल। तो पी वेव रिप्रेजेंट करती है ऑरिकुलर सिस्टोल को। सिस्टोल का मतलब डीपोलराइज्ड, इसको बोल सकते हो ऑरिकुलर डीपोलराइज्ड स्टेज को। तो पी तरंग आलिंग बी ध्रुवण को दर्शाती है, आलिंग संकुचन को दर्शाती है, वैसे तो ऑरिकुलर डीपोलराइज्ड को दर्शाती है बच्चों। इसी के बाद दोनों ऑरिकल एक साथ क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? तो पी वेव ऑरिकुलर डीपोलराइज्ड। देन सेकंड QRS कॉम्प्लेक्स। QRS को एक साथ देंगे अपन, QRS कॉम्प्लेक्स या तो संकुल। ये किसे दर्शाएगा? देख लो, तो ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद क्या था? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है बच्चों वेंट्रिकुलर डीपोलराइज्ड या वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। निलय विध्रुवण या निलय संकुचन को दर्शाता है QRS कॉम्प्लेक्स। तो समझ रहे हो ना? स्टेज बस वो चारों है जो कार्डिक साइकिल में लिखी थी, वापस से बता रहा हूं मैं। ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो सबसे पहले ये ऑरिकुलर डायस्टोल, फिर ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर QRS वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टी वेव वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर ऑरिकुलर डायस्टोल को बच्चों संयुक्त रूप से क्या बोला? जॉइंट डायस्टोल। तो QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइज्ड या वेंट्रिकुलर सिस्टोल का सूचक है। सिस्टोल का मतलब ही डीपोलराइज्ड। अब जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है बच्चों, इस Q वेव, Q तरंग के बाद निलय संकुचन स्टार्ट होता है, Q वेव के बाद वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। और फिर थर्ड नंबर में अपनी T वेव, टी तरंग। तो टी तरंग ले लो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या आया? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जो टी वेव है वो एक तो सिस्टोल की समाप्ति, एंडिंग ऑफ सिस्टोल। पहली चीज तो टी तरंग अपने को ये बताती है कि सिस्टोल समाप्त हो चुका है, अब क्या स्टार्ट होगा? जॉइंट डायस्टोल। तो सिस्टोल की समाप्ति का सूचक है टी तरंग। दूसरा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की बजाय रीपोलराइजेशन को दर्शाती है टी वेव। निलय पुनः ध्रुवण को बच्चों दर्शाएगी वो टी तरंग। तो जो सिस्टोल है जो एक्टिव है वो तो क्या है? डीपोलराइज्ड, और डायस्टोल या जो इनएक्टिव होता है उसको बोल देंगे यहां रीपोलराइज्ड। तो निलय शिथिलन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वही वर्ड है यहाँ वेंट्रिकुलर रीपोलराइज्ड। और टी वेव का मतलब एंडिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल क्या हो चुका? एंड हो चुका। समझ रहे हो? तो बस इन कार्डियक साइकिल की जो इवेंट है उनको सीक्वेंस में याद रखो। अब बच्चों जो एक पूरा आपसे पूछे, एक पूरी ईसीजी में कितना टाइम लगना चाहिए? एक ईसीजी का मतलब एक कार्डियक साइकिल। क्लियर? कार्डियक साइकिल की जो सारी घटनाएं थी बच्चों, जो सारी इवेंट्स थी, वही प्रदर्शित कर रहा है कौन? ईसीजी। एक ईसीजी पी से लेकर टी तक का मतलब एक कार्डियक साइकिल हुआ। एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लग रहा था? 0.8 सेकंड। तो एक कंप्लीट ईसीजी का मतलब एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल, और टाइम उसका कितना? 0.8 सेकंड। समझ रहे हो? अब उससे रिलेटेड एक लाइन में बता रहा हूं आपको, ये तो क्लियर हो गया ना? तो पी वेव ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वो डायस्टोल है जो सिस्टोल की समाप्ति का सूचक होता है। अब इसी में बच्चों जैसे एक लाइन दे रखी है
कि अगर किसी बंदे की हार्ट बीट काउंट करनी हो, हृदय के धड़कनों की गणना करनी हो, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से कर सकते हैं। एंजाइटी की इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि काउंटिंग ऑफ हार्ट बीट, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, by counting of number of QRS complex one can determine heartbeat of an individual। किसी बंदे की हृदय धड़कनों को QRS की संख्या की गणना द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि कितने QRS कॉम्प्लेक्स है, उसी से उसकी क्या ज्ञात कर सकते हो, हार्ट बीट, धड़कने। कैसे, तो सुन लो, बोर्ड पे देखना। एक हार्ट बीट का मीन मतलब एक बार हार्ट बीट, एक बार हृदय धड़का, मतलब बच्चों एक हार्ट बीट का मतलब एक बार सिस्टोल एक बार डायस्टोल, वन सिस्टोल वन डायस्टोल, एक हार्ट बीट होगी। एक हार्ट बीट का मीन एक कार्डियक साइकिल, एक पूरा सिस्टोल डायस्टोल का मतलब एक बार क्या चल रही, कार्डियक साइकिल। तो वन हार्ट बीट का मीन वन कार्डियक साइकिल, और एक कार्डियक साइकिल का मतलब एक ईसीजी, एक कार्डियक साइकिल में ईसीजी कितना, एक। और एक ईसीजी पे बच्चों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। समझ रहे हो, तो एक हार्ट बीट, एक कार्डियक साइकिल, एक ईसीजी को रिप्रेजेंट करती है। और एक सीधा सा तरीका है कि क्यूआरएस से कैसे ज्ञात करें, जैसे आपने बोल दिया, इक्वेशन दे दिया कि किसी बंदे में 10 सेकंड में 15 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। किसी इंडिविजुअल पर्सन में 10 सेकंड में कितने आ रहे हैं, 15 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। ईसीजी से देखा तो पता चला, तो इसकी हार्ट बीट क्या होगी, तो सीधा सा तरीका बच्चों, 10 सेकंड में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने हैं, 15। एक सेकंड में 15/10, तो एक मिनट का मतलब कितने सेकंड, 60 सेकंड में जब आप कैलकुलेट करोगे कितने आ गए, 90। इस बंदे की जो हार्ट बीट होगी वो 90 होगी। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स द्वारा हम किसी व्यक्ति की हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं। ये बच्चों अपने आ गया ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ तो होती है मशीन, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आरेख के रूप में, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्लियर, चलें आगे, चलो। अब जैसे T और P के बीच का एक इंटरवल लो, चाहिए अवकाश T और P के बीच का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जॉइंट डायस्टोल। ऐसे जैसे P और Q के बीच का स्पेस, इसको बोल देते हैं जैसे PQ इंटरवल, P और ये Q के बीच का ये जो स्पेस है PQ इंटरवल, ये किसको दर्शा रहा था, ऑरिकुलर सिस्टोल को। वैसे ही QRST का बीच आ गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और T और P के बीच का जो इंटरवल है वो किसे दर्शा रहा है, जॉइंट डायस्टोल। अब एक ऐसे भी बच्चों दे देते हैं कि मान लो अगर किसी की टी वेव फ्लैट हो जाए, टी वेव चपटी आ जाए, सीधी आ जाए, तो उसका क्या मीन है, उसका मीन सीधा सा है कि वही अगर हार्ट में ऐसी वेव्स आ रही है तब तो हार्ट काम कर रहा है। वो वेव्स आपने मूवीज, टीवी, सीरियल में देखा होगा कि ऐसी लाइन आ गई तब तो ठीक है। अचानक बच्चों अगर ये टी वेव्स ऐसी हो जाए, सीधी हो जाए, टी वेव्स फ्लैट आ जाए, मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, और वो इंडिकेशन है नॉर्मली किसका, डेथ का। तो ये टी वेव अगर फ्लैट आ जाए तो वो डेथ का इंडिकेशन होता है। एक और मैं यही बता देता हूं, एक और बच्चों कंडीशन डिजीज से रिलेटेड है, एरिथमिया। एरिथमिया जिसको बोलते हैं अलयबद्धता, ध्यान से सुनना, एरिथमिया या अलयबद्धता। एरिथमिया में बच्चों क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। देखो रिदमिक का मतलब था लयबद्ध संकुचन, और हार्ट के जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन थे, जो लयबद्ध संकुचन थे, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, कौन, वही आपको बताया था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में मैंने लिखाया था ऐसे नोड, ध्यान आया। और ऐसे नोड बच्चों रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, लयबद्ध संकुचन करवाता है। अब सुनो, अगर मान लो ऐसे नोड में डिफेक्ट आ जाए,
ऐसे नोड पे क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, कोई त्रुटि आ गई, एरर आ गई, ऐसे नोड प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ऐसे नोड से तो लयबद्ध रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, और अगर ऐसे नोड प्रॉपर काम ना करे तो कॉन्ट्रैक्शन एरिदमिक हो गए, अलयबद्ध हो गए। तो एक रोग है एरिदमिया, अलयबद्धता। इसका रीजन हम क्या बताएंगे, एरिदमिया में ऐसे नोड में क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे नोड में डिफेक्ट आया तो कौन सी वेव पर असर पड़ेगा, मेन किस तरंग पे असर पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे नोड जब आवेग इंपल्स जनरेट करता है, ऐसे नोड कहां था, राइट ओरिकल में, दाएं आलिंद में, और जो आलिंद में कॉन्ट्रैक्शन होता है ओलिकुलर सिस्टोल होता है, तो कौन सी वेव आती है, पी वेव। तो अगर ऐसे नोड में डिफेक्ट आया तो एरिदमिया, तो एरिदमिया का इंडिकेशन है पी वेव बच्चों कैसी हो जाएगी, इरेगुलर, इरेगुलर। तो किसी बंदे की ईसीजी में अगर पी तरंग अलग अलग आ रही, मान लो पी वेव ऐसी आई, अगली बार पी वेव आई, फिर छोटी आई, फिर बड़ी, तो बार बार बच्चों अगर पी वेव चेंज हो रही है मतलब गड़बड़ी किसमें है, ऐसे नोड में, और वो क्या कहलाता है, एरिदमिया। इसका ट्रीटमेंट भी देखो, एरिदमिया का जो उपचार है, ट्रीटमेंट, ऐसी स्थिति आ जाए तो डॉक्टर क्या करता है बच्चों, आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज करता है। क्या लगाता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर, कृत्रिम गति निर्धारक। बता रहे थे ना, ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या था बच्चों, पेसमेकर। तो ऐसे नोड जब ढंग से काम नहीं करे तो क्या लगाया जाएगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये क्या होता है, छोटी सी मशीन है जिसे हार्ट के पास, त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे इम्प्लांट करते हैं, लगा देते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो उसके जो इलेक्ट्रोड है, जो तार है, वो ऐसे नोड से जोड़ देते हैं। तो इससे बच्चों जो आवेग है वो ऐसे नोड को मिलेंगे, ऐसे नोड फिर उनको पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस मशीन को सबक्यूटेनियस, उपत्वचीय, त्वचा के नीचे ऐसे नोड हार्ट के पास लगाएंगे, इलेक्ट्रोड ऐसे नोड से जोड़ देंगे ताकि ऐसे नोड को आवेग जनरेट करता रहे, एक्शन पोटेंशियल देता रहे। ये इसमें वो लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कृत्रिम पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर। चले आगे, ईसीजी आ गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ। तो इसकी वेव्स PQR ST, एक ईसीजी का मतलब एक कार्डियक साइकिल को दर्शाता है, इसलिए इसका ड्यूरेशन बच्चों नॉर्मली 0.8 सेकंड। अगर 0.8 सेकंड से भी बच्चों चेंज आ जाए, मान लो ईसीजी में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, 0.8 से ज्यादा आ गया या 0.8 से कम लग रहा है, मतलब कार्डियक साइकिल डिस्टर्ब हो गया। कार्डियक साइकिल का मतलब हार्ट बीट क्या हो गई, सामान्य से चेंज हो गई। ये बच्चों ईसीजी। और एक ईसीजी में लास्ट लाइन एनसीईआरटी में दे रखा है कि लगभग नॉर्मली सभी बंदों का ईसीजी की शेप सेम ही आती है, क्योंकि सब में हार्ट बीट अगर 70-72 है तो ईसीजी लगभग सेम आएगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का ईसीजी की कोई भी वेव्स किसी में भी चेंज आ रहा है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उसको हो सकती है। इसलिए ईसीजी का यूज बच्चों चिकित्सकीय निदान में, क्लिनिकल डायग्नोसिस में किया जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट लो। ईसीजी के बाद बच्चों पोर्टल सिस्टम, अगला हार्ट वाले में अपना लास्ट एक पॉइंट लिख रहा हूं, पोर्टल सिस्टम, निवाहिका तंत्र। पोर्टल सिस्टम क्या होता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टल सिस्टम? तो पोर्टल सिस्टम का मीन है, नीट 17 में क्वेश्चन भी था, रिपीटेड पोर्टल सिस्टम का है, सीधा सा क्वेश्चन अपन डिस्कस भी कर लेते हैं। तो बच्चों पोर्टल सिस्टम का मीन सीधा सा है। पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि अपने को ये पता है कि जनरली बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, कोई भी ऑर्गन है उसमें आर्टरी प्रवेश करती है कि वेन प्रवेश करती है। अब तक ये फंडा, ये डाउट तो क्लियर है ना माइंड में कि आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, तो ऑर्गन में आएगी कौन, आर्टरी। ऑर्गन के बाहर कौन जाएगी, वेन। तो इन जनरली क्या होगा कि जो आर्टरी है, बोर्ड पे देखो, आर्टरी तो क्या लेके आ रही है, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। इसमें आएगी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में। तो ऑर्गन आर्टरी से क्या लेंगे, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, बदले में क्या दे देंगे बच्चों, CO2। ऑर्गन से बाहर कौन आई, वेन।
वेन में ब्लड कैसा, इम्प्योर। अब ये वेन जो इस इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रक्त को कहां डालेगी? क्या बॉडी के हर ऑर्गन की वेन ओरिकल में खुलती है, हार्ट में खुलती है? पॉसिबल नहीं है। हमने आपको बताया था कि बच्चों राइट ओरिकल में दो बड़ी वेना केवा आती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो जितनी भी बॉडी की वेन है ये फर्स्ट एंटर इनटू वेना केवा, महाशिरा। तो वेन उस इम्प्योर ब्लड को किसे दे देगी? वेना केवा को। और फिर वेना केवा उस इम्प्योर ब्लड को किस में डाल देगी? राइट ऑरिकल में। क्लियर है ये फंडा अपने माइंड में कि भाई ऑर्गन को प्योर ब्लड कौन दे रही है? आर्टरी। ऑर्गन से बाहर कौन आ रही है? वेन। वेन किस में जा रही है? वेना केवा। फिर वहां से वो कहां खुल रही है? राइट ऑरिकल। बट ये तो नॉर्मल, हम बात कर रहे हैं पोर्टल सिस्टम की। इसमें क्या होता है सुनो बच्चों, ये बॉडी का कोई ऑर्गन है, ऑर्गन में कौन एंट्री करी? आर्टरी। क्या लाई? प्योर ब्लड। ऑर्गन से बाहर कौन आई? वेन। बाहर है। अब इस वेन को सामान्यतः नॉर्मली किस में खुलना है? वेना केवा। लेकिन सुनो, कुछ ऐसे भी ऑर्गन है जिनकी वेन सीधे वेना केवा में नहीं खुलती, वो पहले फर्स्ट एंटर इनटू अनदर ऑर्गन। समझ गए? इस वेन को वेना केवा की बजाय दूसरे ऑर्गन में एंटर करी। अब इस ऑर्गन की जो वेन बाहर आएगी वो एंटर इनटू वेना केवा, देन राइट ऑरिकल। तो ये फंडा है। अब यहां क्या है कि कुछ ऑर्गन की वेन सीधे वेना केवा की बजाय पहले दूसरे ऑर्गन में खुलती है, और इन वेन को, ऐसी स्पेशल वेन को बच्चों बोल देंगे पोर्टल वेन, निवाहिका शिरा। तो इस पोर्टल वेन से जो सिस्टम बनेगा वही क्या कहलाएगा? पोर्टल सिस्टम। तो बात समझ रहे हो? तो वेन, इसको ऐसे भी समझ लो, पोर्टल वेन एक ऐसी वेन है जो दो ऑर्गन को कनेक्ट करती है बच्चों। तो नॉर्मली वेन एंटर करती है सीधे वेना केवा में, बट कुछ ऑर्गन की वेन वेना केवा की बजाय फर्स्ट एंटर इनटू अनदर ऑर्गन, और इस ऑर्गन की वेन की वेना केवा। वैसी वेन को हम बोलते हैं निवाहिका शिरा, पोर्टल वेन। और उससे बनने वाला सिस्टम ही क्या है? पोर्टल सिस्टम। बात बुझ गई? अब जैसे एक एग्जांपल यही लेके समझा कि ये मान लो अपनी इंटेस्टाइन है, आंत्र है इंटेस्टाइन, उसमें से जो डाइजेस्टेड फूड है वगैरह वो सब ब्लड ने एब्जॉर्ब किया। वेन ने खुलना तो वेना केवा में था, लेकिन ये वेन फर्स्ट एंटर इनटू लीवर है। तो इंटेस्टाइन की जो वेन है वो दूसरे ऑर्गन किस में खुल गई? लीवर में। और ऐसी वेन को हम क्या बोलेंगे? पोर्टल वेन। इसका बेनिफिट क्या होता है वो अभी देख लो कि भाई इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज है वो ब्लड ने लिया, उस ग्लूकोज को ब्लड पहले किसको दे देगा? लीवर को। और लीवर अपने को पता है बच्चों, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा फूड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में, जो आपकी बॉडी का क्या है? स्टोरेज फूड है। क्लियर? चले आगे। तो ये वेन्स के दोनों साइड में बच्चों कैपिलरीज भी होती है, केशिकाएं प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आओ, अब अपन पोर्टल सिस्टम के टाइप्स की बात कर लूं मैं। तो 3 टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम बता रखे हैं, 3 प्रकार के पोर्टल सिस्टम। 3 टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम। इसमें फर्स्ट लिखा मैंने रीनल पोर्टल सिस्टम। और रेनल जो टर्म है बच्चों को किसके लिए यूज करते हैं? वृक्क, निवाहिका तंत्र। सेकंड लिखा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और हेपेटिक वर्ड हम लिखते हैं यकृत निवाहिका तंत्र, यही इंपॉर्टेंट है, इसी का क्वेश्चन आया था। थर्ड बच्चों हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। यहां अपन ने बोर्ड पे 3 अलग अलग पोर्टल सिस्टम लिखे, पहला रेनल, दूसरा हेपेटिक और तीसरा हाइपोफाइसियल। अब बच्चों नाम इस बेस पर है कि वो जो वेन है, जिस वेन को वेना केवा में खुलना था, वो एक्चुअल में कौन से ऑर्गन में खुल रही है? जिस ऑर्गन में खुलती है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम है। जैसे अभी अपन ने बताया था वो लीवर में खुल रही थी, लीवर में खुलती है तो वो क्या कहलाया? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र। अगर वो किडनी में खुले, वृक्क में, तो वो क्या कहलाएगा? रेनल पोर्टल सिस्टम। तो देखो इसमें तो क्या होती है
कि जो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट है बच्चों, पश्च भाग है, इनकी वेन, जिसे खुलना तो वेना केवा में था, लेकिन वो खुल जाती है किसमें, किडनी में। तो पोस्टीरियर पार्ट या पोस्टीरियर ऑर्गन की जो वेन है, जिसे खुलना वेना केवा में था, लेकिन खुल गई किडनी में। यहां अभी बता रहे थे अपन, किसकी वेन, इंटेस्टाइन से जो वेन आई, हेपेटिक पोर्टल वेन, इसे खुलना तो किसमें था, वेना केवा, लेकिन बच्चों खुल गई किसमें, लीवर में। बस, तो ये वेन वेना केवा की बजाय पहले लीवर में खुली, तो हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल, ध्यान है क्या, हाइपोफाइसिस वर्ड किसके लिए यूज करते हो, सोचो। हाइपोफाइसिस एक ऐसी ग्लैंड, एक ऐसी ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है, बिल्कुल, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी बोलते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष और पिट्यूटरी है, उसका एक दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस, बिकॉज वो कनेक्ट होती है हाइपोथैलेमस से। तो यहां हम बताते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस की बच्चों जो वेन है, इसे खुलना तो वेना केवा में था, लेकिन ये वेन फर्स्ट एंट्री इनटू पिट्यूटरी ग्लैंड, पहले वो पीयूष ग्रंथि में खुल जाती है, तो पिट्यूटरी के नाम से इसको क्या कर दिया, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब इन तीनों के एग्जांपल आते हैं। रेनल पोर्टल सिस्टम तो मिलता है एम्फीबिया, फिशेज और रेप्टिलिया में। हिपेटिक मिलता है बच्चों इन ऑल वर्टिब्रेट्स में, सभी कशेरुकियों में। और जो हाइपोफाइशियल है, ये मेनली मैमल्स में होता है। तो रेनल पोर्टल सिस्टम तो एम्फीबिया और रेप्टिलिया में भी मिलता है। हिपेटिक सारे समस्त कशेरुकी, ऑल वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट अब बार-बार नहीं बताऊंगा मैं, वर्टिब्रेट का मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है। एनिमल किंगडम में फंडे इसके क्लियर हो चुके थे, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल, सारे वर्टिब्रेट है। और हाइपोफाइशियल मोस्टली डेवलप इन मैमल्स। अब इसमें आप ऐसे कई बार मैं कहता भी हूं ना, फ्रॉग से रिलेटेड, मेंढक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो बच्चों जनरली ह्यूमन सिस्टम से कनेक्टेड ही होते हैं। तो यहां उसको समझ लो, यही बता देता हूं मैं कि फ्रॉग में, मेंढक में और ह्यूमन में, ध्यान से सुनना, फ्रॉग और ह्यूमन में कौन कौन से पोर्टल सिस्टम मिलेंगे। फ्रॉग में कौन सा मिलेगा, रीनल पोर्टल सिस्टम होगा, क्योंकि रीनल का एग्जांपल एम्फीबिया था, फ्रॉग एम्फीबियंस है। तो फ्रॉग में बच्चों रेनल पोर्टल सिस्टम होता है। हिपेटिक मिलेगा ऑल वर्टिब्रेट्स में, तो फ्रॉग में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है। क्या बच्चों हाइपोफाइशियल मिलेगा फ्रॉग में, नहीं, ये केवल मैमल्स में, बर्ड्स में कुछ नहीं होता है। देन ह्यूमन की बात करें, अपने में कौन सा पोर्टल सिस्टम, रीनल होता है कि नहीं, नहीं होगा, वो फ्रॉग एम्फीबिया रेप्टाइल्स में होता है। अपने में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, ये दो मिलते हैं बच्चों। तो फ्रॉग और ह्यूमन, मेंढक और मानव, दोनों में दो प्रकार के पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, और दोनों में कॉमन कौन सा है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, वो ऑल वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। तो ये बच्चों अपना जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था, उसके तीन पार्ट आपको स्टार्ट में बताए थे, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, हार्ट। सेकंड इसमें स्टडी करते हैं, आज मैं हेडिंग डालता हूं बच्चों, सेकंड पार्ट, हार्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड की, ब्लड के बाद हम ब्लड वेसल्स पर आते हैं। तो ब्लड से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली आरबीसी से कई बार क्वेश्चन आया है बच्चों, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आता है, ब्लड क्लोटिंग से आता है। तो आज अपना नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड। तो ब्लड की अगर मैं बात करूं, तो ब्लड में अपना जो ब्लड है, पहले कुछ इसके नॉर्मल फीचर, जैसे रेड कलर्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, बिकॉज इसमें कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड अपना, ब्लड की पीएच की बात करूं बच्चों, तो 7.4 है, एल्कलाइन क्षारीय होता है।
पीएच को मेंटेन रखने के लिए कौन होते हैं बच्चों? बफर, जो पीएच को मेंटेन रखें। ब्लड के बफर होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड। वो है जो ब्लड की पीएच को मेंटेन रखते हैं, उनको बफर बोलते हैं। ब्लड की बच्चों अमाउंट अगर आए तो हेल्दी ह्यूमन में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, जो अपनी बॉडी का 7 to 8% पार्ट होता है। ब्लड एक टाइप का लिक्विड और सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू में आ गया था, सबसे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, सबसे हार्ड बच्चों इनेमल नहीं है, हार्डेस्ट टिश्यू पूछ रहा हूं मैं, बोन है। और लिक्विड और साथ में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक ब्लड के लिए वर्ड आता है फॉल्स और सूडो कनेक्टिव टिश्यू। याद करो, टिश्यू में ये भी बताया था इंपॉर्टेंट, ब्लड को बच्चों सूडो आभासी संयोजी ऊतक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रू कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स तीनों होते हैं, जबकि ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं होते, कोलेजन वगैरह फाइबर नहीं होते। ब्लड की जो एक आरबीसी ऐसी सेल है बच्चों जिसमें डिवीजन भी नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता तो विभाजन नहीं होता। और ब्लड का जो प्लाज्मा या मैट्रिक्स है वो भी लीवर में बनकर आता है। तो सूडो कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर वगैरह एब्सेंट। ब्लड का फॉर्मेशन हीमोपोएसिस कहलाता है, रक्त निर्माण। जो ब्लड का फॉर्मेशन है उसको हीमोपोएसिस बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड के लिए बच्चों वर्ड आता है हीमेटोलॉजी। लॉजी का मतलब ही अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड। और जहां ब्लड बनता है वो हीमोपोएटिक ऑर्गन, वो ऑर्गन है बच्चों जहां ब्लड बनेगा। तो ब्लड का फॉर्मेशन क्या कहलाया? हीमोपोएसिस। ब्लड की स्टडी को क्या बोल दो? हीमेटोलॉजी। जहां ब्लड बनता है वो क्या है? हीमोपोएटिक ऑर्गन। कहां बनता है? आज तो अपने को पता है बच्चों, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड बनता है, मैं लिखा देता हूं, योगसेक में, लीवर में भी, स्प्लीन में भी, और फिलहाल बच्चों कहां? रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। तो ब्लड का फॉर्मेशन जहां हीमोपोएसिस कहलाता है, वहीं ब्लड फॉर्मेशन की जो ऑर्गन है जो ब्लड बनाते हैं उनको बच्चों बोल देंगे अपन हीमोपोएटिक ऑर्गन। अब वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले योगसेक सुना हुआ है, पीतक कोश, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आती है बच्चों, मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी में बता दूंगा। 4 मेम्ब्रेन होती है, योगसेक, एलेंटोइस, कोरियोन, एम्नियोन। उनमें योगसेक जो है ये फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन होता है। फर्स्ट, सबसे पहले ब्लड यहां बनता है, फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन। लीवर भी बनाता है, स्प्लीन भी बनाता है, और फिलहाल आपकी बोन के अंदर क्या था? रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, वहां क्या फॉर्म होगा? ब्लड होगा। और स्प्लीन तो फिलहाल ग्रेवयार्ड था, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। स्टार्ट इनिशियल स्टेज में ब्लड भी बनाता है, लेकिन सबसे पहले वो कहां बनता है? योगसेक, पीतक कोश। तो ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, 7.4 अल्कलाइन है, उसके बफर पीएच को जो मेंटेन करते हैं, स्टडी को हम बोल देंगे हीमेटोलॉजी। अब बच्चों ब्लड का जो कंपोजिशन है, रक्त का संघन, ब्लड का कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में क्या है कि ब्लड के 2 पार्ट अपन बताते हैं। एक तो बच्चों जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो तो प्लाज्मा, उसके अलावा ब्लड में सेल्स भी होती है, वही सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड के पार्ट्स में जैसे एक तो इसका पार्ट आ गया प्लाज्मा, दूसरा बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट, संगठित पदार्थ। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, इसको संगठित पदार्थ बोलते हैं। यही ब्लड की ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं या सेल्स कहलाती है। प्लाज्मा बच्चों इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ये 55% पार्ट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट इसका 45%। संगठित पदार्थ, कणिकाएं, सेल्स। प्लाज्मा जो हल्का विस्कस शान द्रव होता है, हल्का पीला, इसमें वो बाई पिगमेंट की वजह से लाइट पेल येलो बोल सकते हैं, विस्कस फ्लूइड है। और जो प्लाज्मा है बच्चों, इसी में
वाटर, मोर देन 90% के लमसम तो वाटर होता है, रिमेनिंग इसमें अदर्स है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में तीनों सेल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी बच्चों अकेली 99% के लमसम होती है, ये दोनों 1%। संकेत पदार्थ में आरबीसी ज्यादा रहेगी, मेनली वही होती है। और मैट्रिक्स में जो प्लाज्मा है बायोपिगमेंट पित्त वर्ण की वजह से हल्का पीला और विस्कस फ्लूइड है। वाटर इसमें 90% से ज्यादा के लगभग वाटर है, बाकी अदर्स है। अदर में बच्चों जैसे आयंस आ गए, इसमें साल्ट बता सकते हैं, इसमें गैसेस बता सकते हैं, साल्ट और गैसेस। आयंस ये बच्चों दोनों वैसे तो इसमें डिवाइड कर सकते हो आप, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही होते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक। मैं तो जैसे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में फिर हम बता सकते हैं कि आयंस है, साल्ट है, कुछ गैसेस होती है। आयंस में जैसे बच्चों सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम है, ये सारे, क्लोराइड भी है। साल्ट में NaCl, KCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, गैसेस में O2, CO2, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी हो सकती है। तो जो इसका अदर वाला पार्ट है जिसमें अपन साल्ट बोल सकते हैं, वो दो टाइप के बच्चों, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, कार्बनिक और कार्बनिक। इनऑर्गेनिक में आयन, साल्ट और गैसेस आ गई, आयंस में सारे सोडियम, पोटेशियम ये सब आ गए, और ये NaCl ज्यादा होता है इसमें प्लाज्मा में, KCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये गैसेस, नाइट्रोजन कम होती है। दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है इसका, ये 9% के लमसम है, 8 to 9%। इनऑर्गेनिक केवल 1-2% ही होता है, मैं ऑर्गेनिक ही है। तो बच्चों इस ऑर्गेनिक वाले पार्ट को अपन अलग से बता देता हूं। तो ब्लड में हमने क्या बताया, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा इसका मैट्रिक्स है जिसमें वाटर 90% से ज्यादा बच्चों है, और बाकी इसमें वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में आयन, साल्ट और गैसेस आ गई। ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है मोर देन 8%, 8 to 9%, उसको मैं अब डिस्कस कर देता हूं। प्लाज्मा का जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो कार्बनिक पार्ट। इसमें देखो बच्चों क्या क्या है। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा तो प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा 7% के लमसम तो क्या मिलेगी, प्रोटीन। अब प्रोटीन में भी देखो बच्चों कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, फ्यूजन बनता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। तो जो प्लाज्मा का ऑर्गेनिक कंपोनेंट है 8 to 9%, इनऑर्गेनिक से ही ज्यादा होता है। इसमें बच्चों पहला प्रोटीन हमने बताया 7% के लमसम। उसमें पहली प्रोटीन कौन सी लिखी, एल्ब्यूमिन। सब सुने में आपके एल्ब्यूमिन, जो यहाँ 4% के लमसम है, ब्लड की मैक्सिमम प्रोटीन है, साइज के बेस पे बच्चों स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, और इसका जो फंक्शन है वो मेंटेन BCOP। BCOP क्या होता है, ये आप अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब यूरिन बनता है, मूत्र निर्माण होता है बच्चों, तो यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सुना है, परानिषंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वो कॉमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस होता है उस जगह एक प्रेशर आएगा, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, रक्त कोलोइडी प्राशनीय दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे मेंटेन करने वाला कौन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यहाँ इतना ही, उसको हम समझेंगे डिटेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि क्या मेंटेन करेगा, BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो परसेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में लेकिन साइज में सबसे छोटी प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन बच्चों ये 2% के लमसम है। तो एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन का रेशियो 2:1 होता है ग्लोब्यूलिन। और ये बच्चों 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन। गामा यही है, गामा ग्लोब्यूलिन, किसी को बोलते हैं अपन IG बोले तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, याद आया, इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी। तो
IG वही जो IG, फिर IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, 5 टाइप की एंटीबॉडी आती है ना इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड, तो ये वहां एंटीबॉडी बनाने के ह्यूमन हेल्थ वाले डिजीज में आ जाएगा। सीरम ग्लोबुलिन वगैरह यूज करते हैं, ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। एंटीबॉडी तो प्रोटेक्शन करेगी। प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये बच्चों अपने को पता है, इन तीनों में लार्जेस्ट प्रोटीन है जो हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो रक्त का जो थक्का बनने वाली प्रोसेस है, जो स्कंदन है, उसमें काम आता है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। तो एल्ब्यूमिन ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशनीय दाब को मेंटेन करेगा। ये प्रोटेक्शन ग्लोबुलिन और ये रक्त थक्का बनाने वाली प्रोटीन। प्रोटीन के बाद एक में लिख रहा हूं हिपेरिन। हिपेरिन भी अपने को पता बच्चों, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। हिपेरिन एक्चुअल में होता है म्यूकोपोलीसैकेराइड। म्यूकोपोलीसैकेराइड, पोलीसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट। ये बच्चों प्रोटीन नहीं हो। हिपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट बोले तो प्रतिस्कंदक, जो थक्का बनने को रोकता है। तो अभी ब्लड जो आपका ब्लड वेसल्स में बह रहा है उसमें क्लोटिंग नहीं होती, बिकॉज उसमें कौन है? हिपेरिन। तो ये प्रोटीन स्कंदन में हेल्पफुल है क्लोटिंग में। हिपेरिन के बाद बच्चों मैंने लिखा अपने ब्लड में ही डाइजेस्टेड फूड है, पचित भोजन, ग्लूकोज वगैरह एमिनो एसिड को ब्लड ही लेके जाएगा, प्लाज्मा में होता है। तो डाइजेस्टेड फूड में ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये सब इसी में होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी उत्पाद लाइक अमोनिया, यूरिया, इन सबको भी कौन लेके जाएगा? ब्लड। हार्मोन बच्चों, हार्मोन को लाने ले जाने का काम भी कौन करता है? ब्लड। वो सब ऑर्गेनिक में ही होते हैं। और उसके अलावा थोड़ा बहुत लाइसोजाइम भी होता है, वही लाइसोजाइम जो प्रोटेक्शन का काम करेगा, एंटी बैक्टीरियल। तो ये ब्लड का कंपोजिशन आपने बताया, जिसके दो पार्ट बच्चों प्लाज्मा और संगठित पदार्थ, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लाज्मा में हमने बताया कि मोर देन 90% वाटर है, बाकी उसमें सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक 1-8% होता है, जिसमें आयंस, सॉल्ट, गैसेज आ गई। मेन उसका ऑर्गेनिक है बच्चों, मोर देन 8% के लमसम। उस ऑर्गेनिक में भी सबसे ज्यादा है प्रोटीन। प्रोटीन में भी सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिर प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन, इनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। हिपेरिन जो है म्यूकोपोलीसैकेराइड और एंटीकोगुलेंट, स्कंदन को रोकता है। डाइजेस्टिव पचित भोजन ब्लड में होगा, वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में होंगे, और यहाँ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड करेगा, और उसके कौन से पार्ट में रहेगा? ऑर्गेनिक में। तो कल के लेक्चर में बच्चों अपन ब्लड की जो सेल्स है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज अपना हार्ट के ईसीजी हो गया, पोर्टल सिस्टम अपन ने कर लिया, और ब्लड का जो कंपोजिशन है उस पे अपन ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम स्टार्ट करेंगे अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो यूं आप लगे रहें, तब तक के लिए वही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।